हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध और ओम्स लॉ। ठीक है, मतलब आज अपना पहला पॉइंट तो होगा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और नेक्स्ट होगा वो ओम्स लॉ। दो पॉइंट आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध, सबसे पहले इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने अपवाह वेग का क्या भाई निकाला हुआ है रिलेशन, आप भी जानते हो। तो अपन जानते हैं कि भाई हम जानते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जानते हैं पुरानी क्लासों में अपन इसको डेराइव कर चुके हैं क्या, कि Vd इज इक्वल टू होता है वो इलेक्ट्रॉन E अपॉन m इंटू टो। ये हमारा पहले रिलेशन आ चुका है। ठीक है, मतलब अब यहाँ से अगर अपने को किस में चाहिए, अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध, तो आपको यहाँ पर V लाना है। तो ये भी अपन पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, E इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन L। किस में है ये, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। किस में पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः Vd इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन टो अपॉन m इंटू वी अपॉन एल। भाई ई की जगह क्या लगा देंगे अपन, v अपॉन एल। तो हमारे पास Vd इज इक्वल टू क्या आ गया, संबंध आ गया, Vd इज इक्वल टू देखो इलेक्ट्रॉन टो अपॉन m l इंटू v। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट, मास की वैल्यू कांस्टेंट। कोई भी आप वायर या मेटल लोगे उसकी लेंथ तो फिक्स ही रखोगे, बार बार थोड़ी बदलेगी। तो एल भी कांस्टेंट हो जाएगी, टो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन टो अपॉन एम एल, ये क्या होते हैं, इसको अपन क्या मान लिया, नियत। ये क्या हो गए, नियत मान क्या लिया, होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। यहाँ से अपना डायरेक्टली संबंध आ गया। मतलब क्या हुआ कि अपवाह वेग विभवांतर के अपवाह वेग विभवांतर के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अर्थ क्या हुआ कि यदि आप आरोपित वोल्टेज, किसी कंडक्टर पर आरोपित वोल्टेज, किसी तार पर आरोपित विभव को अगर आप बढ़ा देंगे तो उसमें गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक संबंध प्राप्त हो गया कि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, क्यों, हमने जो पहले पढ़ा उसी को यूज किया अपन ने। अपन देखो अपवाह वेग का फॉर्मूला पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन E अपॉन m टो। ये संबंध इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ सके, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो इसको यहाँ पर E की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन टो एम एल ये सब तो कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हमने एक संबंध प्राप्त किया, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो इसमें नया कुछ नहीं थे, हमें पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए, उससे अपने सोल्व। अब देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल बातें अपन करते हैं, उनको ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, कई बार इनमें से क्या क्वेश्चन गुमराह, भाई देखो कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो बच्चों का सबसे ज़्यादा गलत होता है। कारण क्योंकि अपन डायरेक्टली एक चीज मतलब उसको इस टाइप से पढ़ते हैं कि अपन याद नहीं रखता अपने को, क्योंकि अपन के एक थ्योरी को रट लें। एक होता है कंसेप्ट होता है कि रियल में ये इस कारण हो रहा है, तो वो चीज़ देखो सबसे पहले किसी आवेशित चालक जो अपने पहले पढ़ा उसमें ये कि अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। गाउस में पढ़ा है, शून्य होता है कि किसी भी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। और विभव का मान क्या होता था, जो सतह पे होता था वही उसके अंदर या केंद्र पर होता था। ठीक है, परंतु किसी धारावाही चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र
शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, बल्कि धारावाही चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है, बल्कि नहीं होता है, धारावाही चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। देखो क्या चीज है ये, मतलब जो मैंने लिखा है वो क्या है, क्लियर होगा। पहले मैंने आपको लिखा किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ऐसा अपन गाउस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। परंतु मैंने कहा किसी धारावाही चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र, तो अब देखो आवेशित चालक और धारावाही चालक में डिफरेंस। आवेशित चालक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने आवेश को स्थिर माना था, तो ऐसा चालक जिसको अपन ने आवेशित तो कर रखा है लेकिन उसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही है। और धारावाही चालक का अर्थ है कि आवेशित तो ये भी है लेकिन इसमें आवेश सतत रूप से प्रवाहित हो रही है, मतलब करंट फ्लो हो रही है। ये डिफरेंस होता है आवेश। इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगी, इसमें करंट का कंसेप्ट लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन क्लियर हो चुके कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हमारा पहले का पढ़ा हुआ है। लेकिन मैंने आपको आज ये बात बता रहा हूँ, अगर किसी में करंट फ्लो हो रही है किसी तार में, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफरेंस है ये बेसिकली, ठीक है। दूसरी बात अपन बात करें, धारा संचरण लगभग प्रकाश की चाल किससे होता है। धारा संचरण क्या होता है, धारा संचरण करंट फ्लो की स्पीड बता रहा हूँ, धारा संचरण लगभग प्रकाश की चाल से होती है। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग इसकी स्पीड इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका आप प्रैक्टिकली देख लेते हो कि जैसे आपने कभी देखा होगा, बटन ऑन करोगे उसके साथ बल्ब ऑन हो जाता है, पंखा ऑन हो जाता है, टाइम थोड़ी लगता है। आपने बल्ब जलाया, फिर 2 मिनट वेट किया और फिर देखा हाँ रोशनी हो रही है। कारण क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उनकी स्पीड है वो प्रकाश की स्पीड के समान होती है। इस कारण अपने को कभी भी ऑन के साथ ही जो भी इलेक्ट्रिक यूनिट है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो थर्ड क्या है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो, क्या हो कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, मतलब है नहीं, अनुपस्थिति, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो कर्मागत टक्करों के मध्य पथ रेखीय होता है, पथ लगभग रेखीय होता है। आपने अपवन वेग में मैंने बताया था आपको, अपन वेग में पढ़ा था ना हमने कि हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर मुक्त है, क्योंकि कोई भी चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं, गतिशील। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो रहनी है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गतिशील। और गतिशील होंगे तो आपस में टकराएंगे। और गति भी कैसी होती है, यादृच्छिक होती है, अपन ऐसा पढ़ चुके। तो इस यादृच्छिक गति के कारण क्या होता है कि आपस में टकराते हैं, और इनके बीच में जो दो क्रमागत टक्कर होंगी उनके मध्य का पथ क्या होता है, रेखीय होता है, ठीक है। जबकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में देखो, अपने पहले तो बात की थी विद्युत क्षेत्र नहीं था, अब करें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उपस्थिति में या उसकी उपस्थिति में सामान्यतया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ वक्राकार होता है, वक्रित होता है। देखो आप कि अगर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में तो इनका पथ कैसा रहेगा,
हमने क्या कहा कि दो भी टक्कर होंगी क्रमागत, तो उनके बीच में क्या होगा, लगभग रेखीय। लेकिन अगर ये उपस्थित है तो उस स्थिति में कैसा हो जाएगा, वक्राकार है। तो ये अपना एक छोटा सा अपने अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध के बारे में चर्चा करी, जिसमें अपन ने एक तो क्लियर हुआ कि अपवाह वेग है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर अपन ने 2-3 कंसेप्ट की बात करी कि किसी आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, परंतु धारावाही चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। करंट फ्लो की कंडीशन में अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, सेकंड बाहर होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा धारा संचरण की दिशा वो लगभग प्रकाश के समान होती है। और थर्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्रमागत टक्करों के मध्य पथ तो रेखीय होता है, परंतु यदि विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो उस कंडीशन में आपका मुक्त पथ है वो रेखीय नहीं होकर कैसा होगा, वक्राकार होगा, ठीक है। ये हुआ अपना अपवाह वेग और विभवांतर। अब देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ओम का नियम। नेक्स्ट किसको पढ़ते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। तो अगला पढ़ेंगे अपन ओम का नियम। तो अपन लिखते हैं अगला अपना हेडिंग हो गया ओम का नियम, ठीक है। ओम्स लॉ ये अपन आप 10th में भी पढ़ चुके हो और लगभग सब जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने चेंज हो, 10th के लेवल से 12th का लेवल तो अलग होता है, तो थोड़ी सी चीज़ें अपने एक्स्ट्रा जान जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसके बारे में देता है ओम्स लॉ, किसके बारे में बताया था आपने, तो अपने लिख सकते हैं किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा विभवांतर करेंगे, लगाएंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी, तथा उसमें प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित करता है, प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित या निरूपित करता है, संबंध स्थापित करता है। ओम्स लॉ ये इसका है कि ओम्स लॉ करेगा क्या कि किसी भी चालक के अगर सिरों पर अगर आप कोई विभवांतर अप्लाई कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो होगी, तो आपके विभवांतर और जो फ्लो करंट है उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करेगा, जिसको अपन ओम के नियम से निरूपित करते हैं। अब क्या होता है नियम, देखो आप, ठीक है। नियम क्या कहता है, अब वो देखो, किसी चालक की भौतिक अवस्था अगर जानते हो भाई, ताप ये सब चीजें, किसी चालक की भौतिक अवस्था मैं लिख देता हूँ आपको। भौतिक अवस्था क्या क्या होती है आप जानते, ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल भी कह सकते हो, मोटाई भी कह सकते हो, ठीक है। क्षेत्रफल हुआ आदि, आर्द्रता, ऐसे बहुत पॉइंट होते हैं ना, अपन 2-3 की बातें कर लेते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को इनको नियत रखना है, को नियत या अपरिवर्तित, एक ही बात है, को नियत रखा जाए, इनको तो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रखा जाए, तब चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, ऐसा ओम जी ने कहा। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कि अगर अपन किसी भी चालक की भौतिक अवस्था अगर जान रहे, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आर्द्रता, ये सब चीजें तो कांस्टेंट रखी जाए, इनमें तो कोई चेंज नहीं हो, तब चालक के सिरों पर अगर कोई वोल्टेज अप्लाई हुआ है तो उस वोल्टेज के कारण
जिसके कारण उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो उसने कहा कि अप्लाई वोल्टेज और फ्लो करंट इन दोनों का अगर रेशो ले, इनका अनुपात ले, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसने कहा कि V अनुपात I बराबर नियतांक। ठीक है, ये ओम्स लॉ है कि आरोपित वोल्टेज और प्रवाहित धारा का अनुपात क्या है कि नियतांक होता है। ठीक है, अच्छा, नियतांक को इसने क्या नाम दिया, इसने कहा नियतांक को प्रतिरोध कहा। नियतांक को प्रतिरोध किसे निरूपित करते हैं, कैपिटल आर। नियतांक को प्रतिरोध कहा। ठीक है, नियतांक को इसने क्या कहा, प्रतिरोध कहा, आर कहते हैं अपन, पहली बात। ठीक है, अब देखो पहली बात, आर मतलब कौन है, प्रतिरोध। प्रतिरोध तो ये कौन है, एक तो कौन है, नियतांक, और दूसरा इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक कौन सा, SI। ये क्या होगा, इसका ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, अच्छा, इसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में और बातें अपन बाद में कर लेंगे भाई। इसका भाई अगर बीमा निकालना चाहो तो बीमा भी निकाल सकते हो अपन, चाहो तो दे ओम हो गया। जैसे अपन बात कर लें कि 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यहाँ से क्लियर है, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन I। तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। और अगर विमीय सूत्र चाहिए आपको तो विमेय सूत्र भी अपन क्लियर कर सकते हैं। विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, देखो R के लिए क्या हुआ, ये क्या है, R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन I बराबर वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट का आप भी जानते हो क्या लिख सकते हो, V बराबर क्या होता है, W बराबर QV, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो अपन लिख लें W अपॉन Q अपॉन एम्पियर का क्या हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन T। तो Q अपॉन T लिख सकते हैं ना भाई। करंट क्या होती है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ से अगर अपन सोल्व करें तो W का क्या होगी विमा, M1 L2 T की घात -2, Q की क्या होगी A1 T1, नीचे वाले इस Q की क्या होगी A1 T1 और इसकी क्या होगी T1। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, M1 L2 T की घात -3, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और आगे क्या आ जाएगा, 1 की घात -2, एक ये तो 1 की घात -2, ये आपकी विमा आ गई। आपको अगर विमेय सूत्र याद नहीं, मैं बार बार मैं जब भी कैलकुलेट कराता हूँ आपको ये बताता हूँ, आप कैलकुलेट करना सीखें, इसको रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि रटोगे तो आपके कितने ही रट लोगे आप, कितनी भौतिक 150 200 भौतिक आते हैं, क्योंकि विमेय सूत्र रटे थोड़ी जाते हैं। इसका आप इसको सॉल्यूशन रखें, बेसिक जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है उनका ध्यान होना चाहिए, बाकी सारे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, प्रतिरोध रियल में होता क्या है, प्रतिरोध क्या है, हमने कहा प्रतिरोध किसी पदार्थ की कह सकते हैं आप, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। मतलब प्रतिरोध है वो धारा प्रवाह का विरोधी है। मतलब किसी पदार्थ का अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अपन अलग एक प्रतिरोध को डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बेसिक बात कर लें कि प्रतिरोध क्या आया। वैसे एक समानुपाती नियतांक आया किसके, ओम के नियम में। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, और यहाँ का SI मात्रक क्या बता दिया मैंने, ओम। 1 ओम की डेफिनेशन चाहो तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, और मैंने कहा विमेय सूत्र चाहो तो देखो V अपॉन I है तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट को क्या लिख सकते हो आप, W इज इक्वल टू क्यू भी होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला लिख दिए। तो अपन इन सब की विमा जानते हैं। कार्य की विमा M1 L2 T -2, Q की विमा A1 T1,
नीचे वाले क्योंकि A1 T1 और टाइम है उसकी T1। सोल्व करोगे तो क्या हो गया M1 L2 T की घात -3 और 1 की घात -2। और बेसिकली आपसे वैसे कोई पूछ ले कि भाई प्रतिरोध क्या होता है, तो आप प्रतिरोध के बारे में बता सकते हो कि प्रतिरोध अब किसी भी पदार्थ का क्या होता है, वह गुण है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करें अपन, ठीक, कि जैसे अपन बात करें कि अगर मान लो कि V और I, ओम के नियम में V और I में एक ग्राफ खींचे, किस में खींचे, V और I में। ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, ये V हो गया आपका, ये I हो गया, आपने इसमें ये ग्राफ खींचा, ठीक है, तो ये कौन है, थीटा। तो किसी भी ग्राफ की ढाल क्या होती है, ढाल होती है टेन थीटा। ढाल क्या होती है, ढाल टेन थीटा होती है, ठीक है। और वो क्या होता है, y/x। किसी भी ग्राफ की अगर आपसे ढाल पूछे तो उसको अपन टेन थीटा कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, y/x। तो ये तो कौन है y और ये कौन है x। तो y पर कौन है v और x पर कौन है आपके I। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, = v/I, जो क्या होगा r, मतलब प्रतिरोध। मतलब V और I में खींचे गए ग्राफ की ढाल किसको निरूपित करती है, प्रतिरोध को निरूपित करती है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछते हैं कि ये इनकी ढाल किसको निरूपित करती है, प्रतिरोध को निरूपित करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक कई बार क्या ताप के आधार पर ग्राफ दे देता है, विभिन्न तापों की कंडीशन में। देखो वो कैसा होता है, आप देखिए, आप ऐसे ग्राफ भी आ जाते हैं इन्फिक्शन। जैसे आपको एक तो ये दे दिया और एक आपको ऐसे दे दिया, इसको दे दिया T1, इसको T2 दे दिया, इसको मान लो T2 दे दिया और इसको क्या दे दिया आपने, इसने T1, ठीक है। इसका यहाँ पर इसका तो कोई एंगल मान लिया θ1 और इसका एंगल क्या मान लो आप, θ2, ठीक है। इस पर क्या मान लिया, वोल्टेज V और इस पर I। तो आप भी जानते हो क्या कि tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। ग्राफ से क्लियर है, θ1 बड़ा है कि नहीं है θ2 से, तो tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 होगा। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि R1 ग्रेटर देन R2। क्यों, क्योंकि tan थीटा क्या है, V और I ग्राफ की ढाल tan थीटा किसको निरूपित करता है, प्रतिरोध को। तो अगर ढाल ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो tan θ1 ग्रेटर देन θ2 है इसमें, तो इस कंडीशन में R1 ग्रेटर देन R2। और साथ में क्या होगा, तथा अगर जिनका प्रतिरोध ज्यादा उनका ताप भी ज्यादा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू तो वैसे ही ग्रेटर, तो आपका होगा T1 ग्रेटर देन T2। तो कई बार क्या करता है, ऐसा ग्राफ दे देगा आपको कि V और I में ग्राफ खींच के दे दिया और आपसे कह दिया कि आप बताओ कि कौन सा ताप ज्यादा होगा। तो आप दिख रहा है कि जिसकी ढाल ज्यादा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा प्रतिरोध होगा तो ताप किसका हो जाएगा, उसका ही ज्यादा हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, विभिन्न तापों में ग्राफ देता है, ये ताप की स्थिति में ग्राफ है ना। तो इसको अपन क्या है, विभिन्न टेम्परेचर की कंडीशन में, विभिन्न तापों, ठीक है, विभिन्न तापों पर टेम्परेचर पे कई बार ग्राफ बना के देता है। तो ये अलग से है, इस कारण मैंने आपको बताया है कि आप ढाल देख लेना। और ढाल के लिए आपको जरूरी नहीं है कि V और I हमेशा ऐसे, इस पे I मिल जाए, इस पे V मिल जाए, तो ढाल क्या आ जाएगी, 1/r आ जाएगी। भाई ढाल उल्टी भी तो, पर लेकिन जब भी ढाल निकालोगे हमेशा क्या होती है, ढाल tan थीटा वो क्या होती है, y/x। tan थीटा क्या होता है, y/x। तो इसकी ढाल क्या है, V/I, मतलब प्रतिरोध है। तो जिसकी ढाल ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ढाल ज्यादा किसकी आई है, T1 की। तो T1 की ढाल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1, मतलब T1 वाला प्रतिरोध को R1 माना हुआ है। और T2 की ढाल कम है तो R2 की वैल्यू R1 से क्या हो गई, कम हो गई। और ये भी पता लग गया कि जो ढाल ज्यादा कौन से की है, T1 की, और T1 टेम्परेचर है वो T2 से क्या है, ज्यादा है। अब देखो ये ओम का नियम अपने पढ़ तो लिया, लेकिन ये ओम का नियम क्या है, सार्वत्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट बात है, ओम का नियम सार्वत्रिक नहीं है, नियम सार्वत्रिक नहीं है। सार्वत्रिक का अर्थ जानते हो कि हमेशा हर स्थिति में सही होने वाला। तो ओम का नियम सार्वत्रिक नहीं है, यह केवल धातुओं पर ही लागू होता है, ठीक है। यह केवल धातुओं के लिए ही
सत्य है। ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि भाई जैसे आप ग्रेविटेशन को पढ़ा था तो अपने पढ़ता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो वो ग्रेविटेशन तो क्या यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन अपना ओम का नियम है वो यूनिवर्सल नहीं होकर सिर्फ क्या है धातुओं के लिए ही लागू होता है। ठीक है, एक बार मोटा मोटा अपन दोबारा देख लें। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित करता है। वी और आई का रिलेशन प्रेजेंट करता है। रिलेशन में क्या कहता है, क्या लो क्या कर रहा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था को कांस्टेंट रख लें, मतलब ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आर्द्रता, इन सबको कांस्टेंट रखेंगे तो उस स्थिति में चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टेज और चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियतांक रहेगा। इस नियतांक को इसने क्या कहा, प्रतिरोध आर कहा। नियतांक को क्या कहा इसने, प्रतिरोध आर। ठीक है, प्रतिरोध आर है वो एक नियतांक है, समानुपाती है। इसका ऐसा ही मात्रक कौन है, ओम है। और एक ओम की डेफिनेशन पूछे तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वी बट्टा आई, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, विमेय सूत्र चाहिए आपको तो मैंने कहा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो आप क्या कर लो वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो वोल्टेज का अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप अप्लाई कर दो क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू और अपॉन क्यू अपॉन टी। ठीक है, W अपॉन क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी होता है। इन सब का विमेय सूत्र आप जानते हैं, W का M1 L2 T माइनस 2 अपॉन क्यू का A1 T1, नीचे फिर क्यू आ गया तो A1 T1, फिर नीचे T1 आ गया। सोल्व करोगे तो आपको रेजिस्टेंस का जो आएगा वो M1 L2 T की घात माइनस 2 A की घात माइनस 2 या T की घात माइनस 3। ठीक है, अच्छा, प्रतिरोध रियल में होता क्या है कि किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो उसमें प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि यदि आप ओम के नियम में वी और आई जो यूज रहे उनके बीच में अगर ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ की ढाल किसको निरूपित करती है, प्रतिरोध को। ढाल जब भी निकालें टेन थीटा तो वो क्या होता है, वाई बट्टा एक्स। तो y पर कोण है v है, इसमें x पर कोण है i है, तो v बट्टा i किसको करते हैं, r को रिप्रेजेंट। फिर मैंने कहा कि हो सकता है v और i में ग्राफ हो लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध की बजाय क्या दे दे आपको, ताप दे दे T1 T2। तो उस स्थिति में आपसे पूछे कि कौन से का प्रतिरोध ज़्यादा हो तो आपको वही टेन थीटा निकालनी है। जिसकी ढाल ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो v और i है तो ढाल किसको निरूपित कर रही है, प्रतिरोध को। तो T1 की ढाल ज़्यादा है तो T1 वाले प्रतिरोध का मान क्या है, ज़्यादा होगा, और T2 की ढाल अगर ज़्यादा होती तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमने कहा कि ओम का नियम वो सार्वत्रिक नहीं है, ये केवल धातुओं के लिए ही सत्य होता है। ये है आज का अपना ओम्स लॉ और आपकी इससे पहले अपवाह, वेग और विभवांतर में संबंध। ठीक है, अब जो अपन ने पढ़ा है उस पर आज का आंकी क्वेश्चन देखो। चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI वक्रों को दर्शाया गया है। चित्र दिखा रखा आपको, चित्र में दो भिन्न भिन्न तापों पर एक चालक के VI वक्रों को दर्शाया गया है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है तो कौन सा कथन सत्य होगा। क्या है, पहला कथन है A है T1 बराबर T2 कि दोनों ताप बराबर है, B है T1 ग्रेटर देन T2, C है T1 लेस देन T2, D इनमें से कोई नहीं। ग्राफ आपको दिया है, ग्राफ के आधार पर आप बताएंगे कि कौन से ताप का मान ज़्यादा होगा। आंसर आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। ठीक है, और कोई आपका सुझाव हो तो आप हमेशा कमेंट के रूप में बताते रहें, अपन सुधार करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।